हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं इस करंट अफेयर्स वीडियो में, जैसे स्टॉप क्लॉक नियम को अस्थायी बनाने जा रहा है, मतलब अस्थायी बना दिया है T20 इंटरनेशनल ODI में। इंपॉर्टेंट ये नियम है। पूर्व नेवी चीफ, उनका निधन हो गया, उनको एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड मिल चुका था। मानव विकास सूचकांक, उसके बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अक्सर आते हैं और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, सब पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं और पसंद आए लाइक बटन जरूर दबा देना। तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर, स्टॉप क्लॉक नियम क्या है जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने T20 इंटरनेशनल और वनडे इंटरनेशनल में अस्थायी बना दिया है, मतलब अस्थायी तौर पर इसको अब लागू कर दिया है। इसका आंसर क्या होगा इसमें से? इसका आंसर होगा B, यानी 60 सेकंड के भीतर अगर अगला ओवर नहीं किया जाता है तो 2 बार वार्निंग मिलेगी, उसके बाद 5 रन की पेनल्टी मिलेगी। ओके, पेनल्टी होगी। तो ICC ने ये जो नियम है उसको जून से लागू कर देने का फैसला किया अस्थायी तौर पर सभी वनडे और T20 इंटरनेशनल में, और इसकी शुरुआत होने जा रही है वेस्ट इंडीज़ और USA में। जो ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2024 का, उसमें कहाँ पर होने जा रहा है? वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में होने जा रहा है। तो उस समय से ये लागू हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या है, इसके बारे में और थोड़ा डिटेल बताएं आपको। तो क्रिकेट मैचों में क्या है कि समय की बर्बादी को कम करने के लिए कोशिश की जा रही है। दरअसल एक चीज़ तो देख रहे हैं कि आज के ज़माने में जब लोग छोटे छोटे वीडियो क्लिप देखना चाहते हैं तो उस समय वनडे से जो कम करके T20 किया गया था, अब वो भी लगता है क्रिकेट के जो प्रायोजक हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, इसके अलावा जो तमाम एजेंसी हैं जैसे ICC, BCCI, इन सबको लगता है कि और इसको छोटा किया जाए और समय की बर्बादी अगर हो रही है तो वहाँ से कटौती की जाए। तो इसी वजह से ICC ने ये स्टॉप क्लॉक नियम को लागू किया। इस नियम के मुताबिक एक ओवर खत्म होने के बाद फील्डिंग टीम को अगला ओवर 60 सेकंड यानी 1 मिनट के अंदर में शुरू करना होगा। अगर फील्डिंग टीम इस नियम का पालन नहीं करती है तो उस पर पेनल्टी का प्रावधान है। हालांकि इससे पहले 2 बार चेतावनी दी जाएगी। और इस नियम के तहत ही मैदान पर एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी लगाई जाएगी और ये घड़ी 60 सेकंड से लेकर 0 तक उल्टी गिनती करेगी और थर्ड अंपायर वो घड़ी शुरू करने के समय को तय करेगा। अगर कोई टीम तीसरी बार इस नियम का उल्लंघन करती है तो बल्लेबाजी करने वाली जो टीम है उसको 5 रन मिल जाएंगे पेनल्टी के तौर पर। ठीक है, तो उसका नुकसान किसको होगा? जो फील्डिंग कर रही है टीम, उसको नुकसान होगा। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी दिया गया है, कुछ परिस्थितियों में छूट भी दी जाएगी, जैसे ऑफिशियल ड्रिंक इंटरवल होता है। अगर कोई खिलाड़ी जख्मी हो जाता है, चोट लग जाती है, तो वो एक्सेप्शन के तौर पर ये माना जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट ये नियम लागू किया जा रहा है ICC के द्वारा। ICC का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई, UAE में। और इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग बर्कले। CEO कौन है? तो जियोफ एलार्डिस। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास, उनका निधन हो गया 15 मार्च 2024 को। तो उन्हें कौन सा अवार्ड मिल चुका था? महत्वपूर्ण अवार्ड। आंसू का रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिल चुका था। 90 साल के थे और उम्र से संबंधित जो समस्याएं होती उसकी वजह से बीमार थे और उनका निधन हो गया। तो यह सवाल होगा कि रामदास वो कब से कब तक इंडियन नेवी के चीफ रहे थे? तो दिसंबर 1990 से लेकर सितंबर 1993 तक नौसेना के चीफ के पद पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी और देश के 13वें नौसेना प्रमुख थे। और उन्होंने उससे पहले, नौसेना प्रमुख बनने से पहले, 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था उसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। और इन्होंने जो कमांड किया था एक वॉरशिप पर, उसकी वजह से जो पश्चिमी पाकिस्तान है वहाँ से टीम को या वहाँ से सेना को, जो पाकिस्तानी नेवी है उसको पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है, वहाँ तक पहुँचने में बिल्कुल बाधा बना दी थी। बहुत रोकने की में बहुत बड़ी भूमिका इनकी भी थी, बहुत सारे लोगों की भूमिका थी, इनकी भी थी। और बाद में वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी उससे जुड़ गए थे और दक्षिण एशिया को सैन्यीकरण से दूर करने और परमाणु निरस्त्रीकरण के उनके जो प्रयास थे उसकी वजह से 2004 में
उनको शांति के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, एडमिरल रामदास एक इम्पॉर्टेंट और काफ़ी चर्चित ये व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 मार्च को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, पूरे देश में टीकाकरण के महत्व को बताने के लिए दिवस मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया था? 16 मार्च 1995 को मनाया गया था। ठीक है, 1995 को। उस दौरान भारत सरकार ने पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया था और ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी, तो उसी वजह से इसको डिक्लेयर कर दिया गया था राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उससे पहले आपको बताऊं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। सरकारी जॉब न्यूज़ को जो ऐप है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और साथ में आपको बताऊँ कि अगर आप एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होता है, उसकी तैयारी हो सकेगी सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर। वहाँ 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है और बम्पर छूट चल रही है अभी लिमिटेड अवधि के लिए, तो आप देख सकते हैं। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, बेसिक मेंबरशिप प्लान और दूसरा है ISPCS मेंबरशिप प्लान। तो बेसिक मेंबरशिप प्लान जो SSC, रेलवे और तमाम जो टीचर्स के एग्जामिनेशन है, पुलिस के एग्जामिनेशन, इन सब के लिए है। और ISPCS का तो तमाम जो एग्जामिनेशन है सिविल सर्विस के, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके ज़रिए आपको वीडियो मिलता है, PDF मिलता है, टेस्ट मिलता है करंट अफेयर्स का और संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं बहुत ही मामूली से प्राइस में। देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की रैंकिंग क्या रही? आंसर होगा 134। ठीक है, 134। तो आपको ये क्वेश्चन में लग रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं 2023-24 की और रैंकिंग बता रहे हैं हम 2022 की, ये क्या मामला है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये न्यूज़ देख लीजिए, द हिंदू में 134 ये ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन है। और इसको कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ना, वो जारी करता है। और 13 मार्च को उसने जारी किया है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 को, और ये है वो रिपोर्ट। लेकिन इस रिपोर्ट में तमाम आंकड़े 2022 के हैं। ठीक है, देखिए, इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी वो 2 साल पहले आई थी, तो उसमें 2021 के आंकड़े थे। और 2 साल बाद अब रिपोर्ट आई है 23-24 की, उसमें डेटा दिया गया है 2022 का। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में इस तरह से बनाएंगे तो दोनों चीज़ कवर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल होगा कि पिछली रैंकिंग क्या थी, लास्ट वाला। तो 2021 का जो आंकड़ा था वो 191 देशों में भारत की रैंकिंग 135 थी। अभी हम लोग देख रहे हैं 134 है इस वक्त। ओके, 134। और ये टोटल जो इस इंडेक्स में तमाम देशों को जो शामिल किया गया है वो है 193 देशों को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, अब सवाल ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो क्या होता है, वो कैसे तय होता है? देखिए, इसके लिए 4 संकेतक होते हैं यानी इंडिकेटर होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है वो क्या है, ठीक है, यानी औसत उम्र क्या रहने वाली है, उम्मीद क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। दूसरी बात क्या है, स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष या अपेक्षित जो वर्ष है वो। ओके, तीसरी बात क्या है, अपेक्षित स्कूली शिक्षा यानी स्कूली शिक्षा का जो औसत वर्ष क्या है जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो। और चौथी बात क्या है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की बात हो रही है, ग्रॉस नेशनल इनकम की बात हो रही है, पर कैपिटा, पर व्यक्ति। ठीक है, तो इसी के आधार पर यह तय होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, मतलब मानव विकास कैसा उस देश में हो रहा है। ठीक है, तो इसके कुछ रिजल्ट हैं जो भी महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए। जैसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये जो तय की गई है UNDP के द्वारा, तो 67.7 वर्ष, मतलब कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो ये प्रत्याशा है, ये एक्सपेक्टेशन है कि वो एवरेज 67.7 ईयर तक वो जीवित रहेगा, उतनी उसकी उम्र होगी। ठीक है, एवरेज के तौर पर बात कर रही हैं।
जो जन्म ले रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है, उसकी बात नहीं हो रही है जो बड़े हैं। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष कितने हैं, तो 12.6 ईयर। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष कितने हैं, तो 6.6 ईयर। मतलब जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उसका औसत वर्ष क्या है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय ये 6,951 US डॉलर है, जो कि रुपए में अगर कहेंगे तो 5.76 लाख करोड़ रुपए ये होते हैं। ओके, तो पहला जो मानव विकास सूचकांक था वो 1990 में जारी किया गया था। उसके बाद फिर UNDP अलग अलग वक्त पे इसको जारी करता रहा है। अब सवाल ये है कि भारत की रैंकिंग जान ली, भारत की स्थिति जान ली, अब दुनिया के जो टॉप 10 देश हैं उनकी भी स्थिति जान लेते हैं। तो देखिए, नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे नॉर्वे, थर्ड पे आइसलैंड है, फोर्थ पे हांगकांग चाइना का हिस्सा, फिफ्थ पे डेनमार्क है, फिफ्थ पे ही स्वीडन है, सिक्स्थ नहीं है क्योंकि फिफ्थ पे 2 देश आ गए हैं इसलिए 6 को स्किप कर दिया गया है। सेवन्थ पे जर्मनी है, फिर सेवन्थ पे आयरलैंड है इसलिए 8 को स्किप कर दिया गया है। फिर 9th पर सिंगापुर है और 10th पर ऑस्ट्रेलिया और 10th पर ही नीदरलैंड्स है, ठीक है। तो चूंकि बराबर बराबर मार्क्स आ गए हैं इसलिए एक ही रैंक दिया गया है, लेकिन अगला जो रैंक है उसको स्किप कर दिया गया है, वहाँ कोई नहीं है। और इंडिया का पोजीशन क्या है, 134, और जो इसका इंडेक्स है, इंडेक्स का मतलब इसमें जो पॉइंट है वो 0.644 है। ओके, टोटल 1 जो होता है वो बेस्ट होता है, बाकी ये गिरते हुए क्रम में हम देख रहे हैं। ओके, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। पड़ोसी देशों की बात करेंगे, जैसे चीन की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, रैंकिंग है, वो 75 है। श्रीलंका की 78 है, भूटान की 125 है, बांग्लादेश की 129 है, नेपाल 146 है, भारत से नीचे है, और पाकिस्तान की भी स्थिति भारत से नीचे है, 164 रैंक है उसका, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। भारत की रैंकिंग कितनी रही, भारत की रैंकिंग रही है 134, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 134। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुछ नाम वाम परिवर्तन की बात चल रही है और उसका प्रोसेस बहुत तेज़ी से शुरू हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, उससे पहले चूँकि ये UNDP ने जारी किया है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का, तो उसके बारे में बात कर लें। मुख्यालय उसका न्यूयॉर्क में है, USA में, और उसके चीफ है अचिम स्टेनर। क्या नाम है, अचिम स्टेनर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। महाराष्ट्र कैबिनेट ने किस शहर के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम को बदलने की मंजूरी दी है? कौन सा शहर? आंसर होगा मुंबई, ठीक है। मुंबई के नाम, मुंबई के जो 8 रेलवे स्टेशन हैं उन सब के नाम बदलने जा रहा है और महाराष्ट्र कैबिनेट ने ये अप्रूव किया है। अब ये जो पूरा मामला है इसको केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा और फिर वहाँ पर इसको अगर अप्रूवल मिल जाता है तो फिर ये नाम चेंज हो जाएंगे। तो कौन कौन से नाम चेंज हो रहे हैं, तो ये देखिए आप। मुंबई सेंट्रल का जो नाम है वो परोपकारी जगन्नाथ शंकर सेठ रखने का प्रस्ताव रखा गया, मतलब यहाँ से अप्रूवल दिया गया है, अब केंद्र को भेजा जा रहा है। करी रोड का नाम लाल बाग, सैंड हर्ट रोड जो कि स्टेशन है उसका डोंगरी नाम, मरीन लाइंस का जो मरीन लाइंस रेलवे स्टेशन है उसका मुंबा देवी, चरनी रोड स्टेशन का नाम गिरी गांव, ठीक है। कॉटन ग्रीन स्टेशन का नाम ब्लैक चौकी, इसके अलावा किंग्स सर्कल का नाम तीर्थकर पार्श्वनाथ, और डॉकयार्ड रोड जो स्टेशन है उसका नाम मझगांव रख दिया जाएगा। तो ये टोटल ये फैसला हो चुका है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और जो नाम बदलने की प्रक्रिया होती है बहुत लंबी होती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को बदलाव करना पड़ता है, तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं सरकार के उनके बदलाव करने पड़ेंगे। और इसमें तो रेलवे का मामला है तो रेलवे अपने पूरे जो उसके डॉक्यूमेंटेशन है, उसके जो डेटा है उन सब में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये सरकार ने कह दिया है, महाराष्ट्र के कैबिनेट ने, वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गवर्नर है रमेश बैस,
तो वहाँ की सरकार ने कर दिया है। अब आगे देखिए कुछ महीनों में हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ओके कर दे, एनओसी दे दे और उसके बाद ये सारे नाम चेंज हो जाएंगे। तो महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च को ये औपचारिक रूप से कैबिनेट की ओर से ये डिसीजन लिया है और कि 18वीं सदी की जो रानी थी अहिल्याबाई होलकर, उनके नाम पर अहिल्यानगर कर दिया जाए। इसका नाम, किसका नाम? तो अहमदनगर का नाम। ठीक है। हालांकि इसके बारे में ऐलान तो वहाँ के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे ने मई 2023 में ही की थी, लेकिन अब कैबिनेट ने ये फैसला किया है और फैसला सुनाया बताया। ठीक है। अहमदनगर जो है ना वो पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित है और वहाँ पर 18वीं सदी में मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर थी, जो कि मतलब जो भारत के इतिहास में जो श्रेष्ठ और मजबूत जो रानियाँ थीं उनमें से वो एक थी, सत्ता संभालने और सत्ता चलाने के मामले। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है साहित्य अकादमी अवार्ड से रिलेटेड है और ये दिख रहा होगा आपको 2023। देखिए 2023 में इसका ऐलान किया गया था और 2024 में ये दिया गया है मार्च में। तो क्वेश्चन ये होगा, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? आंसर होगा संजीव को। ठीक है, संजीव को ये मिला है अवार्ड। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, ये 12 मार्च 2024 का है कि ये खबर है द हिंदू में। ये पुरस्कार 2023 का है लेकिन अवार्ड दिया गया है 12 मार्च 2024 को। साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष हैं माधव कौशिक, तो उन्होंने ये अवार्ड प्रदान किया है संजीव को। ठीक है। तो ये पुरस्कार समारोह जो है ना राष्ट्रीय साहित्य अकादमी की 70वीं वर्षगांठ पर ये हुई 12 मार्च को और जश्न था साहित्योत्सव, उस नाम से इसको मनाया गया था। ठीक है। तो इनको ये अवार्ड मिला है संजीव को। किसके लिए मिला है? तो मुझे पहचानो, ये एक उपन्यास है, उसके लिए मिला है। मूलतः ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। अब तक 150 से ज़्यादा कहानियाँ और 14 उपन्यास वो लिख चुके हैं। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, टोटल 24 तरह के अवार्ड दिए गए हैं इस दौरान साहित्य अकादमी की ओर से और अलग अलग भाषाओं में दिया गया है। ठीक है। साहित्य अकादमी के बारे में भी जान लें। साहित्य अकादमी उसका एक बोर्ड होता है और ये साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। और ये जो संगठन है वो राष्ट्रीय साहित्य संस्थान है और ये संस्कृति मंत्रालय का एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना हुई थी इसकी 12 मार्च 1954 को। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक हैं अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? आंसर नीलम शरण गौर। क्या नाम है? नीलम शरण गौर। तो किस उपन्यास के लिए इनको मिला? तो रिक्विएम इन राग जानकी, इसके लिए ये इनको ये अवार्ड दिया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हैं और भारतीय अंग्रेजी उपन्यासकार हैं वो। ठीक है। और अब देख लेते हैं 24 भाषाओं में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है उसकी पूरी लिस्ट मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ है। ठीक है। तो हिंदी का मुझे पहचानों के लिए जो उपन्यास उसके लिए संजीव को मिला। अंग्रेजी में मिला नीलम शरण गौर को रिक्विएम इन राग जानकी उपन्यास के लिए। ठीक है। असमिया में प्रणव ज्योति डेका को मिला है। बांग्ला में स्वप्नमय चक्रवर्ती को मिला है। बोडो में नंदेश्वर दैमारी को मिला है। डोगरी में विजय वर्मा, गुजराती में विनोद जोशी, कन्नड़ में लक्ष्मीशा तोलपाड़ी, कश्मीरी में मशहूर बनिहाली, कोंकणी में प्रकाश एस पडिक्कर, मैथिली में बासुकीनाथ झा को मिला है। मलयालम में ईवी रामकृष्णन को मिला है। बाकी अलग अलग जो लैंग्वेज है वो भी आप देख रहे हैं, जैसे मणिपुर में सोरोखैबम गंभिनी को मिला है। मराठी में कृष्णत खोत को मिला है। नेपाली भाषा के क्षेत्र में जुधाबीर राणा को मिला है। उड़िया में आशुतोष परिदा, पंजाबी में स्वर्णजीत सावी, राजस्थानी में गजय सिंह राजपुरोहित, संस्कृत में अरुण रंजन मिश्र, संताली में तारा सीन बास्की इनको मिला है। सिंधी में विनोद असुदानी को मिला है। तमिल में राजशेखरन को मिला है। तेलुगु में टी पतंजलि शास्त्री को मिला है। उर्दू में सादिक नवाब
शहर को ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, क्लियर हुई बात। 2023 का अवार्ड है जो कि 2024 में अभी हाल ही में ये अवार्ड दिए गए हैं। इम्पॉर्टेंट ये अवार्ड है। लेकिन इसमें आप सोच रहे होंगे कि इतना 24 नाम है, 24 उपन्यास या कथा इन सब के बारे में है, तो कैसे याद होगा। देखिए, इसमें मैं तो ये कहूँगा कि आप हिंदी इंग्लिश, ठीक है, इन दोनों का याद कर लो, और दूसरा कि संस्कृत का भी याद कर सकते हैं आप। और जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ की अगर कोई भाषा है तो उसको आप याद कर लीजिए कि वो किसको मिला है और किसके लिए मिला है। कथा के लिए मिला है, उपन्यास के लिए मिला है, कविता के लिए मिला है, गज़ल के लिए मिला है, वो देख लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इस्लामोफोबिया से मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 मार्च को। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए। 15 मार्च इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन क्राइस्ट चर्च मस्जिद नरसंहार की बरसी है, जिसमें 51 लोग मारे गए थे। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशंस के लिए। और करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो डेली ये वीडियो ज़रूर देखिए करंट अफेयर्स का, और संडे को वीकली करंट अफेयर्स आता है, उससे भी देखिएगा ज़रूर। ठीक है, उसमें हम लोग रिवाइज कर देते हैं पूरे कंटेंट को। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें बताएं कमेंट करके, और उसका जवाब मैं देता हूं, मेरी टीम देती है मुझसे सलाह करके।